Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSP Statistical Assistant. तो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन के दो वीडियोस प्रोवाइड करा दिए जिसमें मैंने ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स करे हैं जो कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प कराता है। ठीक है, अभी हमारे उसमें एक लास्ट क्लास रहती है जिसपे हम ऑप्टिमल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने फिलहाल आपके लिए पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं क्योंकि आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। मैंने आपको बोला था कि पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा देती तो आप लोगों को कैसे वो आंसर आएंगे। फिर आप बोलेंगे कि मैम कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, पहले कंसेप्ट्स बताएं। तो अब मैंने यही किया था कि मैं पहले आपको कंसेप्ट्स बताई थी, फिर मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराती। मगर कुछ बच्चों ने इतना ज्यादा वो कर दिया कि मैम इतने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएंगे, और मैं बीच बीच में बता रही हूँ कि उसी में से एक एक पार्ट्स आ जाते हैं पूछने के लिए। तो आज मैंने जो क्लास बनाई है उसमें वही क्वेश्चंस बनाए हैं जो हमने अभी प्रीवियस दो क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, अब क्या था, क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं मगर वो ऑप्टिमल टेस्ट के बेसिस है। अब मैंने वो क्वेश्चंस नहीं डाले हैं क्योंकि अभी आपको ऑप्टिमल टेस्ट नहीं आता तो आप वो क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो इसलिए आज की जो क्वेश्चंस है आपके 10 to 11 क्वेश्चंस होंगे आई गेस। तो उसमें हमने जो प्रीवियस हमारी दो क्लासेस में पढ़ा है तो उस पे बेस्ड है। तो अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की दो वीडियोस का, उसे देखें, उसके बाद ही प्रैक्टिस क्वेश्चन करें तो आपको बहुत इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि थोड़ा बड़ा है, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनसे आप इजिली उन्हें अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि कंसिडर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बिटवीन 5 सोर्सेज एंड 4 डेस्टिनेशन एज गिवन इन अ कॉस्ट टेबल बिलो। ये आपकी कॉस्ट टेबल होती है, ये आपकी सोर्सेज है, और ये PQRS डिमांड कर रहे हैं, और यहाँ पर है ये सप्लाई। ठीक है, सप्लाई डिमांड एट ईच ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो आपको सप्लाई भी प्रोवाइडेड है, डिमांड भी प्रोवाइडेड है। आपको करना है लेट CN एंड CL बी द टोटल कॉस्ट ऑफ इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एंड लीस्ट कॉस्ट मेथड रेस्पेक्टिवली। तो हमें CN माइनस CL निकालना है। CL क्या है, जो आपने कॉस्ट नॉर्थ वेस्ट मेथड से निकाली है, और CL क्या है, जो कॉस्ट आपने लीस्ट कॉस्ट मेथड से निकाला है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। अब जिसको नॉर्थ वेस्ट क्लास मेरी जो फर्स्ट क्लास है ट्रांसपोर्टेशन की उसमें क्लियर हो जाएगा, और लीस्ट कॉस्ट जो हमारी कल की क्लास थी प्रीवियस डे की क्लास उसमें क्लियर हो जाएगा आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो आपको वो दोनों मेथड आनी चाहिए तभी आप उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ जल्दी से। तो ये है आपका लीस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। मैंने बताया था जो नॉर्थ वेस्ट का मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटर वाला आपका सबसे पहले जो डिजिट होगी आप उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ आपके PQRS है, यहाँ आपकी सप्लाई है, यहाँ डिमांड है। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व किया है, आप लोग अब इसे खुद से सॉल्व करना। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ कि क्या टोटल कॉस्ट आई है नॉर्थ वेस्ट मैथड से। ये आई है 1340। ठीक है, 1340 आई है। यहाँ पर आपको थोड़ा सोल्यूशन अलग लगेगा तो आप ये वाला ना अटेम्प्ट करके खुद से निकालना। फर्स्ट क्लास देखिए ट्रांसपोर्टेशन की जो हमारी फर्स्ट डे की क्लास है वो देखें। वहां से पहले आप नॉर्थ वेस्ट मेथड से जो जिस तरीके से मैंने सॉल्व कराया है वैसे करना, उससे आप अपना आंसर निकाल के देखिए। फिर देखना कि आपका यही आया या नहीं आया। अब हम लीस्ट कॉस्ट दिखाती हूँ। यहाँ मैंने लीस्ट कॉस्ट निकाली है, लीस्ट कॉस्ट हमारी 960 आ गई है। पूछा है नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट कॉस्ट का डिफरेंस, तो ये 380 डिफरेंस आया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन 380 हो जाएगा। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट में मैंने बताया था सबसे पहले हम चेक करते हैं, सबसे रो वाइज में चेक कर लेंगे कि सबसे लीस्ट कॉस्ट क्या है, फिर उनका डिफरेंस देख लेंगे। जैसे भी मैंने सॉल्व कराया था वैसे ही इसको सॉल्व करिएगा तो आपका ये हो जाएगा। तो ये तो बस एक लीस्ट कॉस्ट मेथड जो किया है हमने और नॉर्थ वेस्ट जो किया है वो दोनों का मेथड्स का एक मिक्स क्वेश्चन दिखाया है। अब हम करते हैं थोड़े थ्योरेटिकल पार्ट वाले क्वेश्चंस। तो ये है आपका फाइनाइट लोडिंग अप्रोच नॉट कंसिडर द कैपेसिटी ऑफ ईच वर्क बट आल्सो कंपेयर प्रोसेसिंग टाइम टू इंश्योर प्रोसेसिंग टाइम डज नॉट एक्सीड कैपेसिटी। ठीक है, ये अप्रोचेज है लोडिंग करने के। तो फाइनाइट इसमें बोला है कि अप्रोच कंसिडर नहीं करता कैपेसिटी के टाइम पे अपना टाइम को। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि अंडर द वर्टिकल लोडिंग अकॉर्डिंग टू द चूजन प्रायोरिटी रूल्स जॉब्स आर लोकेटेड एट वर्क सेंटर्स। तो ये वर्टिकल लोडिंग के बारे में बताया है। अब आपको स्टेटमेंट बतानी है कि सही है या गलत है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है करेक्ट, कि बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट एंड मतलब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है
और आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, अब मैं आपको ये थ्योरी दिखाती हूँ कि क्या ये थ्योरी है, फिर आप ये करना। मैंने इसलिए यही किया है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा के आपको अब थ्योरी का क्वेश्चन एक्सप्लेन करना। चलो हम इसकी थ्योरी देखते हैं फाइनाइट लोडिंग और वर्टिकल लोडिंग की। तो फाइनाइट लोडिंग क्या है? Approach not only consider the capacity of each work but also compares processing time to ensure process time does not exceed capacity. तो फाइनाइट लोडिंग कैपेसिटी भी देखता है काम की और उसका टाइम भी देखता है, दोनों को कंपेयर करता है और ये देखता है कि क्या इंश्योर करता है कि टाइम डज नॉट एक्सीड कैपेसिटी, टाइम एक्सीड ना कर जाए कैपेसिटी को। ये काम फाइनाइट लोडिंग का है। तो फाइनाइट लोडिंग क्या करता है? इनेबल्स द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी असाइन दैट कैन बी कंप्लीटेड गिवन द कैपेसिटी। तो ये देखता है कितना अमाउंट ऑफ वर्क असाइन किया जाता है जो कि कंप्लीट हो जाए गिवन कैपेसिटी के अंदर, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाए। To ensure that the processing time does not exceed capacity, finite loading compare the processing time of each work center with its capacity. ये देखने के लिए कि टाइम इंक्रीज ना हो जाए कैपेसिटी से, वो क्या करता है? हर एक सेंटर, जो भी एक एक वर्क सेंटर है, उनकी कैपेसिटी को कंपेयर करता है उनकी प्रोसेसिंग टाइम के साथ। ठीक है, when the loading is finite, the schedule loads the task with the highest priority across all the work center it will be needed. ठीक है, तो क्या कहता है? लोडिंग इज फाइनाइट, जब लोडिंग फाइनाइट होती है तो शेड्यूल लोड क्या करता है कि टास्क विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी अक्रॉस ऑल द वर्क सेंटर इफ इट विल बी नीडेड। तो मतलब कहता है हाईएस्ट प्रायोरिटी के जो काम है, जो टास्क है, उनको उनका शेड्यूल बनाया जाता है। The following job with the highest priority is then loaded to all the necessary work center. तो जो जॉब, जो ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, ठीक है, वो वाला काम फिर हर एक सेंटर पे नेसेसरी उसके लिए रिक्वायरमेंट्स बनाई जाती हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल लोडिंग। तो इसमें आपको एक नया और एक और लोडिंग मिली, एक फाइनाइट लोडिंग हुआ, दूसरा एक हॉरिजॉन्टल लोडिंग होता है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का काम है वो हर जगह हर सेंटर पे नेसेसरी कंडक्ट करवाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं वर्टिकल लोडिंग के बारे में। अंडर द वर्टिकल लोडिंग, अकॉर्डिंग टू द चूजन प्रायोरिटी रूल्स, जॉब्स आर लोडेड एट वर्क सेंटर्स। तो वर्टिकल लोडिंग क्या करता है? इग्नोर करता है कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस को बट आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स इन अ प्रोजेक्ट शेड्यूल टू अलाउ फॉर प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। ये कैपेसिटी को तो इग्नोर कर देता है, मगर ये देखता है कि मैनेजमेंट का काम बहुत सही तरीके से चल रहा हो। जॉब असाइंस टू द वर्क सेंटर विद द वर्टिकल लोडिंग विदाउट कंसिडरेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ द वर्क सेंटर। तो जो काम असाइन किया जाता है वर्क सेंटर में, तो वर्टिकल लोडिंग क्या है? वो कैपेसिटी को कंसिडर नहीं करता है। द चूजन प्रायोरिटी रूल इज यूज टू लोड जॉब्स एट अ वर्क सेंटर। और जो एक जॉब चूज कर ली गई है वो वर्क सेंटर्स में असाइन कर दी जाती है। द इन द एंडलेस लोडिंग स्ट्रेटेजी प्रायोरिटी रूल्स कैन बी यूज। ठीक है, और जब तक आपका ये लोडिंग का स्ट्रेटेजी चलती है तो वो रूल्स, जो प्रायोरिटी रूल्स बना दिए गए हैं, वो यूज होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या थी आपकी? करेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा आप, मैं अभी आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, मैंने एलपीबी के बना लिए हैं। ठीक है, अभी मैं ट्रांसपोर्टेशन के नोट्स आपको प्रिपेयर कराऊंगी, तब आपको वहां से और भी थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें आपके एलपीबी होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, असाइनमेंट होगा। तो मैं ये एक साथ ये तीनों आपको दूंगी नोट्स, जितनी भी थ्योरी है। तो आपको इस चैप्टर्स की थ्योरी भी मिल जाएगी। प्रैक्टिकल मैं यहाँ करा रही हूँ, थ्योरी तो आप फिर भी इजीली पढ़ लेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें इस स्लाइड में प्रैक्टिकल भी है, थोड़ा थ्योरी भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आपको मैच करनी है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मेजर एंड कनेक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट मेजर्स और उनकी कनेक्टिविटी के बारे में लिस्ट 1 में है और लिस्ट 2 में है उनकी डेफिनेशंस। तो उसमें क्या यूज होता है? ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मेजर्स और कनेक्टिविटी में एक आपके इंडेक्स है, ईटा, थीटा, बीटा, अल्फा। तो आपको ये मैच करना है। ठीक है, मैं ऑप्शन बता दी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। अब हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, सो ये है ट्रांसपोर्टेशन की कुछ थ्योरी के पार्ट की ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स क्या है। इसमें क्या है? देयर आर न्यूमरस नोड्स एंड लिंक्स इन अ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में बहुत सारे लिंक्स होते हैं, नोड्स होते हैं। ठीक है, मेकिंग कंपैरिजन डिफिकल्ट एज अ नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। तो क्या होता है? कंपैरिजन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जैसे जैसे नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। फॉर इंस्टांस, डिटरमाइनिंग विच ऑफ द टू ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इज मोस्ट एफिशिएंट और एक्सेसिबल। तो ये चेक करने के लिए कि दो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सा एक्सेसिबल है। तो कनेक्टिविटी की बात करते हैं, द रिलेटिव डिग्री ऑफ कनेक्टेडनेस विद इन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ये चेक करते हैं। हाई कनेक्टिविटी भी आती है जिसमें लो आइसोलेशन हाई एक्सेसिबिलिटी होती है। लो कनेक्टिविटी का मतलब है हाई आइसोलेशन है, लो एक्सेसिबिलिटी है।
कनेक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ एक्सेसिबिलिटी विदाउट रिगार्ड टू डिस्टेंस। तो कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जब हम एक्सेसिबिलिटी चेक कर रहे हैं और यहाँ डिस्टेंस को कोई रिगार्ड नहीं दे रहे हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाई कनेक्टिविटी क्या होता है, जिसमें आपका आइसोलेशन कैसा होता है, लो, ठीक है, और हाई एक्सेसिबिलिटी होता है। और लो कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, जिसमें आपका हाई आइसोलेशन है एंड लो एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि कनेक्टिविटी में कब हाई और कब लो कनेक्टिविटी बोलते हैं, उसमें क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो इंडेक्सेस थे। तो ये है इंडेक्सेस ऑफ नेटवर्क। तो इसमें इंडेक्सेस ऑफ नेटवर्क में हमने ईटा था, थीटा था, बीटा था। ईटा क्या है, लिंक, एवरेज लिंक लेंथ as the average duration per link decreases, adding more nodes will result in fall in eta. In general, complex network have a low eta value, ठीक है। ये तो ईटा के फीचर्स हैं। थीटा का क्या है, थीटा इंडेक्स determinates the determine a node's function, which is typical volume of the traffic at each intersection. ट्रैफिक का मतलब क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। द नेटवर्क इज लोडेड मोर व्हेन थीटा इज हायर। तो ये देखो यहाँ से क्या क्या चीजें पढ़नी है कि नेटवर्क ज्यादा लोड करता है जब आपका क्या हो, जब आपका थीटा हायर होता है। तो देखो यहाँ से कैसे कैसे की पॉइंट्स बन सकते हैं। हमने क्या पढ़ा है, ये क्वेश्चन क्या था, मैचिंग का, कि क्या इंडेक्सेस है, क्या उनकी डेफिनेशन है। आपको डिफिनेशन तो लर्न करनी पड़ेगी, एक बार 2-3 बार पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, इनमें से बीच में से भी कुछ पूछ सकते हैं। द मैट्रिक कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द एवरेज लोड पर रिंग व्हेन अप्लाइड टू अ नंबर ऑफ लिंक्स, ठीक है। तो आप इसका, ये भी इसका एक फीचर है, तो आपको फीचर बेस्ड दे दिया सकता है, दे देंगे कि एक फीचर दे दिया, फिर पूछ दिया जाएगा कि ये कौन से इंडेक्स का फीचर है। अब बीटा इंडेक्स क्या करता है, इट मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स एंड द नंबर ऑफ नोड्स टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ कनेक्टेडनेस इन अ ग्राफ। तो ग्राफ में कनेक्टेडनेस मेजर करने का काम होता है बीटा का। सिंपल नेटवर्क एंड द ट्री बोथ हैव बीटा वैल्यू बिलो 1। देखो अब ये आ गया एक इंपॉर्टेंट, जो सिंपल नेटवर्क होता है और जो ट्री होता है, उन दोनों की बीटा वैल्यू क्या होती है, बिलो 1 होती है। 1 इज द वैल्यू ऑफ अ कनेक्टेड नेटवर्क हैविंग 1 साइकिल। तो 1 का मतलब क्या है, उस नेटवर्क की पूरी एक 1 साइकिल को एक्सप्लेन करता है। नेटवर्क विद मोर कॉम्प्लेक्सिटी हैव वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब कब ग्रेटर देन 1 हो सकती है, जब नेटवर्क क्या हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला हो। द ग्रेटर द नंबर ऑफ लिंक्स इन द नेटवर्क विद फिक्स्ड number of nodes, the greater the number of pathway that can exist in the network. A complex network has a beta value. अब देखो ये आ गया कि बीटा वैल्यू किस में होती है, जब कोई एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है उसमें आपकी बीटा वैल्यू होती है, ठीक है। द रिच क्लब कोफिशिएंट मेजर वेदर द कनेक्शन इज हायर अमंग द नोड्स ऑफ द हाई डिग्री। तो रिच क्लब कोफिशिएंट क्या मेजर करता है, कनेक्शन निकालता है हायर अमंग द नोड्स ऑफ द हाई डिग्री। जो हाई डिग्री के नोड्स है, ठीक है, उनके बीच में कनेक्शन मेजर करता है रिच क्लब कोफिशिएंट, ठीक। अब मैं आपको ये थ्योरी जब कराऊंगी ट्रांसपोर्टेशन की, मैंने आपको प्रैक्टिकल कराया था, तो मैं थ्योरी में भी आपको ये चीजें दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। जब आप एक दो बार इन चीजों को पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अल्फा इंडेक्स। ये क्या करता है, मेजर करता है कनेक्टिविटी दैट कंपेयर अ ग्राफ्स नंबर ऑफ साइकिल्स टू इट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स। द मोर इंटरकनेक्टेड अ नेटवर्क इज द हायर द अल्फा इंडेक्स। क्या कहते हैं, जितना ज्यादा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होगा उतना ही ज्यादा हायर वैल्यू आएगी इंडेक्स की। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। अ सिंपल नेटवर्क एंड अ ट्री हैव विल हैव जीरो वैल्यू। अब आपका क्वेश्चन बन गया, देखो जीरो वैल्यू कब होती है, जब अल्फा इंडेक्स में आपकी जीरो वैल्यू आती है, जब सिंपल इंडेक्स हो या फिर ट्री हो, ठीक है। सिंपल इंडेक्स आपका, सॉरी, सिंपल नेटवर्क, जो सिंपल नेटवर्क होता है या फिर ट्री होता है, हमने नेटवर्क हमने पढ़ा है ना ट्री के फॉर्म में भी, तो इस केस में आपकी वैल्यू जीरो होगी अल्फा इंडेक्स में, ठीक है। और हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, बीटा, बीटा में इस केस में क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। A network that is entirely connected has a value of 1। और क्या होता है, जो नेटवर्क इंटायरली कनेक्टेड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। Evaluates connection without regard to the number of nodes। तो ये कनेक्शन निकालता है विदाउट आपका कंसिडरिंग नोड्स, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो मैंने बताए थे करेक्ट ऑप्शंस है, एक बार अच्छे से पढ़िएगा। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, गामा इंडेक्स भी है, जो आपके इस क्वेश्चन में नहीं था, उसको भी बता देती हूँ। अ कनेक्टिविटी मेजरमेंट दैट टेक्स इनटू अकाउंट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जर्व लिंकेज एंड द क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल लिंक्स। कितनी, तो हमने जो ऑब्जर्व करी है उन लिंक की क्वांटिटी को
और जो क्वांटिटी, जो पोटेंशियल लिंक्स हैं जो हो सकते हैं, उनको मेजर करती है उन रिलेशनशिप को, ठीक है। गामा वैल्यू रेंज करता है 0 to 1 विद द वैल्यू ऑफ 1. इट इंडिकेट अ परफेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क विच इज हाईली इम्प्रोबेबल, ठीक है। गामा इज यूजफुल नंबर ऑफ गॉज हाउ टू नेटवर्क वर्क्स ओवर अ टाइम, ठीक है। नेटवर्क मतलब कितना ओवर ऑफ टाइम में चेंजेस आते हैं नेटवर्क में, ये गामा चेक करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आता है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे बेस्ड। हाउ मेनी ऑक्यूपाइड सेल मस्ट अ ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स विद 8 रोज एंड 7 कॉलम्स हैव सो दैट इट डज नॉट डीजनरेट। मैंने आपको बताया था जब से मैं आपको बोल रही थी कि जनरेट नॉन डीजनरेट पे क्वेश्चंस आते हैं। नॉन डीजनरेट बोला है इसने कि नॉट डज नॉट जनरेट मतलब कि नॉन डीजनरेट का केस पूछा है। तो मैंने आपको उसमें बताया था नंबर ऑफ सेल्स आपके निकाले जाते हैं m+n-1, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसको आपको बनाना है क्या कि ये नॉन डीजनरेट का केस आ जाए। तो उसके लिए कितने सेल्स होने चाहिए, तो m+n-1 के जितने आएंगे सेल्स उतने ही आपने एलोकेट किए हो। एलोकेशन का मतलब क्या है, जो हमने बॉक्स बनाया था और जिन बॉक्सों को हमने सेलेक्ट किया था, कुछ 3-4 बॉक्स सेलेक्ट करते थे जिसमें हम यहाँ वैल्यूज लिखते थे, जिनके साथ मल्टीप्लाई करके हम ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू निकालते हैं, उनको बोलते हैं एलोकेशन। तो जो आपका एलोकेशन है और जो m+n-1 है, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब हम बोलते हैं ये केस क्या है, नॉन डीजनरेशन का है, ठीक है, नॉन डीजनरेट केस है। तो अब m+n-1 हम निकाल के बता सकते हैं कि एलोकेशन भी, नंबर ऑफ एलोकेशन अगर उतनी ही आएंगी तो वो केस क्या बन जाएगा, नॉन डीजनरेट का बन जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज हमारी 8 है, +7 हमारा नंबर ऑफ कॉलम है, -1, तो ये आता है आपका 14। तो मतलब कितने कॉलम्स, कितनी ऑक्यूपाइड सेल आनी चाहिए, जो हमने ऑक्यूपाइड सेल करते हैं मतलब जो एलोकेशन करी है, कितनी आनी चाहिए, 14 आनी चाहिए। इस फॉर्मूले से हम बता देंगे। तो ये आपका हो गया कि अब ये नॉन डीजनरेट केस बन जाएगा अगर एलोकेशन 14 के इक्वल आएंगे। आई होप आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा। थोड़ा इसका थ्योरी में देखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या करती है, मिनिमाइज करने की कोशिश करती है कॉस्ट फंक्शन को, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन द लॉजिस्टिक प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कमोडिटी फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सप्लायर प्लेस टू डिमांडेड प्लेस। लॉजिस्टिक का काम होता है यहाँ पे, गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है सप्लायर से जो डिमांड करते हैं उसकी प्लेस तक, ठीक है, कंपनीज के पास तक। ट्रांसपोर्टेशन डील करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कमोडिटी के साथ, सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम एम सोर्स। एम हमारा क्या था, एम साइड में हमारे यहाँ क्या लिखे रहते हैं, सप्लाई। तो एम होता है हमारा सप्लाई और हमारा डिमांड क्या होता है, एन, जो डेस्टिनेशन था। तो इनके बीच का लिंक पता चलता है। तो नॉन डीजनरेट को हम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कब बोलते हैं, जब हमारा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन टू m इंटू में n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेट टू बी नॉन डीजनरेटिव बेसिक फंक्शन सोल्यूशन ऑफ इट contain exactly m+n-1 non-negative allocation in a independent position. तो कब हमारा नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बोला जाता है, जब वो एग्जैक्टली एलोकेशन m+n-1 के इक्वल हो, वो भी क्या हो, नॉन नेगेटिव एलोकेशन हुई हो, और दूसरा क्या हो, इंडिपेंडेंट पोजीशन हो, मतलब कोई ओवरलैप नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट पोजीशन है सब सारे बॉक्सेस की। तो हमने फॉर्मूला में m पता है, m हमारी सप्लाई होती है, n हमारी वो डिमांड होती है। तो हमारी नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी आनी चाहिए, 14। अगर हमारी नंबर ऑफ एलोकेशन 14 आई तो वो केस हो जाएगा नॉन डीजनरेट का। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चल, ये आपका द सोल्यूशन टू अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद m रोज एंड n सोर्सेज इज फिजिबल इफ अ नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस आर। अब आपका कब पॉजिटिव एलोकेशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन कैसे निकलता है, वो आपका निकलता है जितनी भी डिमांड है मल्टीप्लाई में जितना भी आपका सप्लाई है, मतलब कि रो इनटू में कॉलम से आपका निकल आता है, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, m इनटू में है n। इसमें क्या होता है, इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फिजिबल सॉल्यूशन इज वन दैट satisfy all supply and demand constraint with a as well as non-negative constraint. The number of positive allocation feasible solution, the total number of cell in the transportation tab is required to be positive quantity of goods to be transported. मतलब जो क्वांटिटी ट्रांसफर कर रहे हैं वो पॉजिटिव क्वांटिटी हो। तो ये चेक करने का फॉर्मूला आपका होता है m मल्टीप्लाई में n, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद सप्लाई 4 पॉइंट्स एंड m डिमांड पॉइंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट आर रिक्वायर्ड इन इट्स फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कैसे निकलते हैं। मैंने आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट किया है, मैं आपको अब दिखाती हूँ।
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट निकलते हैं हमारे m प्लस n से, नंबर ऑफ वेरिएबल निकलते हैं हमारे m इंटू में n, और नंबर ऑफ इक्वेशन हमारी m प्लस में n माइनस वन। आपसे पूछा था नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, तो m प्लस में n तो आपका 9 आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस जब एलपीबी के क्वेश्चंस कराए थे उसमें क्वेश्चन डाला था, तब आपको क्लियर नहीं होता, मगर अब आपको पता चल गया होगा कि ये चीजें क्या है। नेक्स्ट चलते हैं हम। If there are m source and n destination are transportation matrix, the number of basic variable in a basic feasible solution is। अब मैंने आपको देखो, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो पूछा था पॉजिटिव एलोकेशन, उसका फॉर्मूला था m इंटू में n। इसे पूछा है नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल इन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, कि कितने बेसिक वेरिएबल्स निकलते हैं, तो उसका फॉर्मूला था m प्लस में n माइनस वन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाए। इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देयर आर 4 सप्लाई एंड 5 डिमांड सेंटर। 4 तो आपकी सप्लाई है और 5 डिमांड सेंटर है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ सप्लाई अवेलेबल इज ग्रेटर देन टोटल डिमांड। सप्लाई आपकी डिमांड से ग्रेटर है। द नंबर ऑफ एलोकेशन विदाउट डीजनरेसिंग ड्यूरिंग, अब आपको बताना है कि कितनी नंबर ऑफ एलोकेशन आएंगी जब विदाउट डीजनरेसी है, मतलब कि नॉन डीजनरेट का आपको केस बनाना है, और आपको बताना है कि कितने सेल्स ऑक्यूपाइड हुए। चलो आओ उनको देखते हैं हमसे। तो आपको पता है अ नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फॉर m इंटू n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम solution is called non-degenerate when the following two conditions are satisfied। तो वो दो क्या conditions होती हैं कि जब हम non degenerate कहते हैं। तो सबसे पहला ये कि number of allocation exactly equal हो हमारे m plus n minus वन पे, और दूसरा क्या कि आपका m plus n minus वन allocation must be at independent position, कि जो allocation करी है उन सबकी position independent हो, overlap ना कर रहे हो। तो आपके पास नंबर ऑफ सप्लाईज है 4, नंबर ऑफ डिमांड है 5, और आपको अनबैलेंस डेटा गिवन है, आपकी सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो डिमांड आपकी लेस है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा डिमांड ऐड करनी है। एक एक्स्ट्रा डिमांड ऐड करेंगे तो डिमांड पहले कितनी थी 5, अब उसमें 1 और एक ऐड कर दिया, तो आपकी अपग्रेड होकर नंबर ऑफ डिमांड सेंटर्स कितने आ गए 6। तो आपकी अब नंबर ऑफ एलोकेशन कैसे निकलेगी, m प्लस n माइनस वन। अब हम नया वाला डिमांड लेंगे, तो सप्लाई तो आपकी 4 ही है, डिमांड 6 है, माइनस वन 9। तो अगर आपकी नंबर ऑफ एलोकेशन 9 आएगी, if the number of allocation is greater than m plus n minus 1, it is case of degeneration। तो अगर क्या कहते हैं नंबर ऑफ एलोकेशन m plus n minus 1 से ग्रेटर आ गई, अगर मतलब कि जो एलोकेशन किया है वो ग्रेटर देन 9 आ गई, तो ये डीजनरेसी का केस हो जाएगा। ठीक है, सो द मिनिमम ऑफ एलोकेशन रिक्वायर्ड टू अवॉइड डीजनरेसी इन दिस केस इज 9। तो कितनी मिनिमम आपकी एलोकेशन होनी चाहिए 9, तभी आप डीजनरेसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो मतलब कि नॉन डीजनरेट बनाने के लिए आपको एलोकेशन कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना जब हमने अनबैलेंस्ड वाला क्वेश्चन किया था, तो हम एक डमी डिमांड बनाते थे, तो वो डमी डिमांड की वजह से हमने उसकी एक और नया सेंटर दिया, तो उस सेंटर की वजह से ये आपका रो में आता है, और यहाँ आपकी डमी सप्लाई आती है कॉलम में। ठीक है, तो जैसे भी जिसको भी आप डमी दोगे उसी को आप सेंटर में नए नए से ऐड करके फिर नंबर ऑफ एलोकेशन निकाल के देखेंगे कि अगर इतनी एलोकेशन आपने करी तो आपका केस क्या हो जाएगा, नॉन डीजनरेट का हो जाएगा। अब डीजनरेसी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब नंबर ऑफ एलोकेशन बिकम लेस देन m प्लस n माइनस वन, एलोकेशन लेस देन हो जाती है m प्लस n माइनस वन से, तो हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। तो जो हम फर्दर अब थर्ड क्लास में ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे ना, वो डीजनरेसी वाले केस में हो ही नहीं सकता। सच सोल्यूशन इज कॉल्ड डीजनरेटेड एंड द कंडीशन इज नोन एज डीजनरेसी। तो उन केस को हम उस सोल्यूशन को डीजनरेट बोल देते हैं, और उसमें उस कंडीशन को हम डीजनरेसी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये ट्रांसपोर्टेशन फर्म है, हैज 4 एग्जिट पॉइंट एंड 5 एंट्री पॉइंट। एग्जिट पॉइंट को हम सप्लाई बोलते हैं और एंट्री पॉइंट को डिमांड बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एंट्री इज ग्रेटर देन एग्जिट। तो आपकी मतलब एंट्री ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, और एग्जिट कम है, सप्लाई कम है। तो हमें बताना है कि डीजनरेसी, वो हमें नंबर ऑफ डीजनरेसी को एक्सक्लूड करना है। तो मतलब आपकी नॉन डीजनरेट का केस करना है, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया ये भी उसी टाइप का है। तो आपको पता है आपकी सप्लाई कम है, तो आपको डमी सप्लाई बनानी पड़ेगी। इसमें डमी सप्लाई बनाएंगे तो सप्लाई पहले 4 थी, अब सप्लाई कितनी हो जाएगी, चेंज होके 4 प्लस 1 5 हो जाएगी, और डिमांड आपकी कितनी है 5 है। m प्लस n माइनस वन के फॉर्मूले में लगा के हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना नंबर ऑफ एलोकेशन करना चाहिए ताकि वो नॉन डीजनरेट का केस। ठीक है, उसकी डीजनरेसी को एक्सक्लूड करने के लिए हमें एलोकेशन इसके बराबर रखनी होती है।
तो हम एलोकेशन इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेंगे। तो अब हम नए वाले सप्लाई लेंगे 5 + 5 - 1, तो ये आपका 9 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 9, कि अगर 9 एलोकेशन हुई होगी तो हम डीजनरेसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रीवियस क्वेश्चन दोबारा से। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इसका थ्योरेटिकल है, देख लीजिएगा आप। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि अ प्रोडक्ट मेड इन अ फैक्ट्री पी एंड क्यू में दो प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये RS डेस्टिनेशन पे जाते हैं। पर यूनिट कॉस्ट आपको गिवन है। आपको गिवन है कि फैक्ट्री पी प्रोड्यूस करती है 7 यूनिट्स, मतलब किसकी सप्लाई आ जाएगी, इसकी या कैपेसिटी बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो ये कितनी यूनिट बनाती है 7, और क्यू बनाता है 9। ईच डेस्टिनेशन रिक्वायर 8 यूनिट्स। तो इसकी डिमांड, हर एक यूनिट कितनी कितनी डिमांड कर रही है, 8 कर रही है। तो आपकी पूरी मैट्रिक्स आ गई। अब आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड प्रोवाइड करके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी होगी, ठीक है। उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज भी करना है। अब मैंने आपको खाली बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कराया है अभी तक, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट हमने नहीं किया, तो हम इसका ये वाला पार्ट छोड़ देंगे। ये वाला पार्ट अभी हम करेंगे नहीं, हम खाली इसका क्या निकाल के देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट मैथड से इसकी बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो सॉल्व करते हैं। तो ये आपका एक तरीके से मैट्रिक्स आ गई, यहाँ आपकी सप्लाई आ गई थी और ये आपकी डिमांड आ गई। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था ये वैसे ही है। पहले हम कॉर्नर लेंगे, कॉर्नर लिया, कॉर्नर में सप्लाई छोटी है, डिमांड बड़ी है, तो 7 ले लिया, 7 लिया, ये 0 हो गया, यहाँ पे बचा बैलेंस 1। तो अब ये 0 हो गया, तो ये रो तो कैंसिल हो गई। नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे कॉर्नर ये आया, मिनिमम 1 है तो 1 ले लिया, ये 0 हो गया, और यहाँ 9 - 8 आपका, 9 - 1 आपका, फिर क्या बचेगा 8, ठीक है। ये 0 हो गया तो ये कॉलम भी चला गया। अब बचा है ये 4 बचा है, दोनों में 8 कॉस्ट आ गई, ये भी यहाँ पर केस खत्म। अब जितने जितने बॉक्सेस आए हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे उनके करस्पॉन्ड नंबर के साथ। तो 10 इंटू में 7 + 3 इंटू में 1 + 4 इंटू में 8, आपका 105 क्या आ गया, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। देखा ना, मैंने बोला था ना कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने भी बहुत ईजी होंगे। बहुत, वो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे, आपको 2x2 की मैट्रिक्स दे देंगे। नॉर्थ वेस्ट मेथड लगाएं, इजीली इसको सॉल्व कर दें, या फिर लीस्ट कॉस्ट लगा दें, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स नहीं आएगी। अब आते हैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट हम कब कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर डीजनरेसी आ गई, अगर डीजनरेटेड केस है, तो उसमें ऑप्टिमल टेस्ट तो लगना ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि ये डीजनरेट का केस तो नहीं है। डीजनरेट के केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें नंबर ऑफ एलोकेशन को मैच करना पड़ता है। सेल के फॉर्मूले से किससे निकलता है, m + n - 1 से। तो एलोकेशन कितनी थी, 1 2 3, नंबर ऑफ एलोकेशन 3 आ। m + n का फॉर्मूला लगाते हैं। m क्या है, नंबर ऑफ हमारी सप्लाई या रो बोल लो। तो 2 + 2 - 1, 4 - 1 3, तो दोनों इक्वल आ गए, तो मतलब कि ये नॉन डीजनरेसी का केस है। तो हम इस पे अब ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगा सकते हैं। तो एज द नंबर ऑफ एलोकेशन आर m + n - 3, ठीक है। और ये क्या है, इंडिपेंडेंट पोजीशंस है, देखा ना, कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है। सो हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट कैन परफॉर्म। तो ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अगर अभी ऑप्टिमिलिटी टेस्ट हमने किया नहीं है तो हम कल करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, तब मैं आपको इसमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करके दिखाऊंगा। So that's all for today's class. Thank you so much. I hope you guys like this session और आपके doubts clear हो गए होंगे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अभी मैं अब आपको लास्ट टॉपिक कराऊंगी इसका, जिसमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। अभी तक हमने किया है जिसमें हम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ तक थे वो सारे बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के आपके कुछ टाइप के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। जो मैंने आपको, याद होगा आपको, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि आप रो प्लस कॉलम -1 कर दो तो आपका फॉर्मूला निकल आएगा। उसमें आपको डिमांड और सप्लाई गिवन था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके में एक सप्लाई था, एक में डिमांड था। तो ये फॉर्मूला लगा के बोला कि इसे सॉल्व कर दो, जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रही थी आपके प्रीवियस ईयर के। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वो चीज क्या थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जब तक आप कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी टाइप का आ जाए, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर देंगे। लास्ट कल हम टॉपिक वाइंड अप करके आपका एक चैप्टर एक पूरा क्लियर तैयार हो जाए। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, सो दैट मैं मोटिवेटेड रहूं और मैं आपकी कल क्लास अपलोड कर दूं और आपके नोट्स भी प्रिपेयर कर दूं। सो बाय बाय।